राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। 26 जून 1975 की सुबह ऑल इंडिया रेडियो में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज में संदेश प्रसारित हुआ। पूरे देश ने इसे सुना। इंदिरा गांधी ने कहा, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे सामान्य लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही देश में आपातकाल का दौर शुरू हुआ। इसका प्रावधान देश में आंतरिक अशांति से निपटने के लिए भारतीय संविधान की धारा 352 के तहत किया गया है। लोगों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। देश भर में प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई। इंदिरा गांधी का रेडियो संदेश प्रसारित होने से पहले 25 जून की रात को देश में आपातकाल लागू करने का फैसला हो चुका था। आधी रात को ही प्रधानमंत्री ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से इस फैसले पर दस्तखत करवा लिए थे। आपातकाल लागू होते ही विपक्ष के तमाम नेताओं को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। आपातकाल 21 मार्च 1977 तक जारी रहा। इन 21 महीनों के समय को भारतीय लोकतंत्र के सबसे बुरे काल में गिना जाता है। सच ये है कि इमरजेंसी 25 जून की रात को 12:30 बजे उस पर दस्तखत करा लिया गया था राष्ट्रपति से, और वो भी जबरन कराया गया था। लेकिन 26 जून की सुबह जब कैबिनेट ने उसको अप्रूव कर दिया, तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रेडियो पर आई और उन्होंने इमरजेंसी की घोषणा की। लेकिन उनकी घोषणा से पहले और दस्तखत कराने के बीच में जो 5-7 घंटे थे, उन 5-7 घंटों में देश के बड़े नेताओं को जिनसे इंदिरा गांधी को खतरा लग रहा था, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। 25 जून 1975 की आधी रात को देश में आपातकाल लगाया गया, लेकिन इससे पहले देश में राजनीतिक गहमा-गहमी का माहौल था। बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम विपक्ष सड़कों पर था। जनता लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पीछे लामबंद हो रही थी। गुजरात और बिहार से शुरू हुआ आंदोलन देश भर में फैलने लगा। इंदिरा गांधी के सलाहकारों ने इस आंदोलन से सख्ती से निपटने की सलाह दी। उनसे कहा गया कि अगर सख्ती नहीं दिखाई गई तो उनकी सत्ता को खतरा है। इमरजेंसी डिक्लेयर होने के पीछे मिसेस गांधी की अपनी विफलता, सत्ता की विफलता, सरकार की विफलता, और उसके साथ ही इलाहाबाद का ये जजमेंट हुआ। ये कि मिसेस गांधी के एक पर्सनल सेक्रेटरी थे यशपाल कपूर। यशपाल कपूर जी ने मिसेस गांधी के लिए काम करना शुरू किया, लेकिन वो सरकारी नौकरी में थे। ये बात है कि इस्तीफ़ा दिया, लेकिन बाद में दिया। तो 3-4 दिन उन्होंने सरकारी नौकर की हैसियत से मिसेस गांधी का काम किया इलेक्शन का। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब ये मसला आया तो उन्होंने ये और उसके अलावा और भी कई धाराओं को लेके जो जज थे जगमोहन लाल सिन्हा, उन्होंने मिसेस गांधी के इलेक्शन को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया। इससे पहले 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से निर्वाचित हुई। इस चुनाव में इंदिरा गांधी ने विपक्ष के उम्मीदवार और मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण को पराजित किया। चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप के साथ राजनारायण अदालत गए। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द करते हुए उनके अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन रद्द करने के फैसले को सही ठहराया, लेकिन इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने रहने की छूट दी। वो लोकसभा में जा सकती थी, लेकिन वहां वोट नहीं कर सकती थी। जेपी के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण ने ऐलान किया कि अगर 25 जून को इंदिरा गांधी अपना पद नहीं छोड़ेंगी तो अनिश्चितकालीन देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। दिल्ली के रामलीला मैदान से जेपी ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इसको नारे की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा
कि मुझे गिरफ्तारी का डर नहीं है और मैं इस रैली में भी अपने उस आह्वान को दोहराता हूं ताकि कुछ दूर संसद में बैठे लोग भी सुन ले। मैं आज फिर सभी पुलिसकर्मियों और जवानों का आह्वान करता हूं कि इस सरकार के आदेश नहीं माने, क्योंकि इस सरकार ने शासन करने की अपनी वैधता खो दी है। तो ये 2-3 पत्र लेकर मैं दिल्ली 25 जून को आया था 75 में, जब इमरजेंसी लगी। और मेरे लिए दिल्ली एक नया शहर था। दिल्ली में बस पर चढ़ना, और बहुत दूर मेरे गांव के एक व्यक्ति रहते थे, उनके यहाँ जाकर मैं रहा। अगली सुबह मुझे इन लोगों से मिलना था। जैसे ही मैं सबसे पहले गांधी शांति प्रतिष्ठान गया मिलने के लिए अनुपम मिश्र से, तो वो घर पर नहीं थे। उनके पिता भवानी प्रसाद मिश्र जी थे, जो आपातकाल में बहुत देश के बड़े मशहूर कवि थे। तब वे हर शाम आपातकाल में कविता लिखते थे। त्रिकाल संध्या नाम से उनकी आपातकाल के अनुभव की अद्भुत कविताएं हैं। तो भानी बाबू ने बड़े प्रेम से बैठाया, बहुत हम लोगों का स्वागत किया। जाना कि प्रोफेसर कृष्णा जी ने भेजा। कृष्णा जी बड़े सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने बताया कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, पूछा तो मैं बताया जयप्रकाश जी के गाँव का। तो कहा तुम्हें मालूम है कि सब लोग रात में गिरफ्तार हो गए, जेपी यहीं ठहरे हुए थे। मैंने कहा मुझे अभी नहीं मालूम है। सुबह सुबह मैं दिल्ली आया था, दोपहर में गया था, अखबार देखा नहीं था, अखबारों में खबरें भी नहीं थी। तो एक सदमा की तरह हम सबको लगा। फिर बहुत स्नेह से वो हमसे मिले और कहा कि अब तुम जहाँ भी जाओ ये मत बताना कि कहाँ के रहने वाले हो, कैसे छात्र हो या जयप्रकाश जी के आंदोलन से जुड़े हो। उन्होंने मेरे हित में सावधानी बरतने के लिए बात कही। शाम होते होते सत्ता के गलियारों में गहमा गहमी बढ़ गई। इंदिरा गांधी ने अपने सलाहकारों से मंत्रणा के बाद आंतरिक उपद्रव की आशंका के मद्देनजर आपातकाल लगाने का फैसला किया। आधी रात को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आंतरिक आपातकाल लागू करने का फरमान जारी करवा लिया गया। 25 जून की शाम को तमाम अखबारों की दफ्तरों की बिजली काट दी गई। इसके 21 महीने बाद यानी 21 मार्च 1977 को आपातकाल हटाया गया। आपातकाल लागू करने का फैसला कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ। इसके बाद हुए चुनाव में कांग्रेस की सबसे बड़ी हार हुई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इमरजेंसी की घोषणा के बाद इसका नकारात्मक असर समाज के हर क्षेत्र में देखने को मिला। आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानों पर जेल में बंद कर दिया गया। सरकार ने मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत नेताओं को बंदी बनाया। विपक्षी दलों के सभी बड़े नेताओं मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस और जयप्रकाश नारायण को जेल भेज दिया गया। चंद्रशेखर, जो कांग्रेस कार्यकारिणी के निर्वाचित सदस्य थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। इस दौरान ऐसा कानून बनाया गया जिसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने और जमानत मांगने का भी अधिकार नहीं था। नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना उनके रिश्तेदारों, मित्रों और सहयोगियों तक को नहीं दी गई। जेल में बंद नेताओं को किसी से भी मिलने की अनुमति नहीं थी। उनकी डाक तक सेंसर होती थी और मुलाकात के दौरान खुफिया अधिकारी मौजूद रहते थे। कहाँ देश भर में क्या हो रहा है, सुब्रमण्यम स्वामी कैसे आए और चले गए, किस तरह के प्रयास पुनः लोकतंत्र की बहाली के लिए विरोध पक्ष से चल रहा है, जेलों में नेता आपस में क्या बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर कैसे अपनी जेल डायरी रख रहे हैं, कैसे उनको तन्हाई में रखा गया है, कैसे जॉर्ज फर्नांडिस के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। बाद में जॉर्ज फर्नांडिस गिरफ्तार भी हुए। तो जब उनके मुकदमे की पेशी होती थी तो याद है हमें कि विश्वविद्यालय में हम छात्र किसी किसी के पास रेडियो होता था। जिसके पास रेडियो था 25-50 लोग वहाँ बैठ करके बिल्कुल मैं कहूँ कि नियम और स्वानुशासन के तहत वहाँ मौजूद हो जाते कि आज जेल में क्या होने वाला है जॉर्ज फर्नांडिस के साथ। क्योंकि BBC अपनी रिपोर्टिंग की साख के लिए तब जाना जाता था, और ख़ास तौर से मार्क तुली एक पत्रकार के रूप में। तो वो अवसर, वो दिन हम सबकी स्मृति में है। आपातकाल के दौरान पुलिस अत्याचार और दमन आम बात थी। इस दौरान पुरुष और महिला बंदियों के साथ अमानवीय अत्याचार किया गया। आपातकाल के दौरान
इंदिरा गांधी को सबसे पहले राजनारायण के मुकदमे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का निपटारा करना था। इसलिए इन फैसलों को पलटने वाला कानून लाया गया। इसके लिए संविधान को संशोधित करने की कोशिश भी की गई। आपातकाल के दौरान ही संविधान का 42वां संशोधन किया गया, जिसके तहत संविधान के मूल ढांचे को कमजोर करने, उसकी संघीय विशेषताओं को नुकसान पहुंचाने और सरकार के तीनों अंगों के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश की गई। आपातकाल के शुरुआत में ही संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 को निलंबित कर दिया गया। ऐसा करके सरकार ने कानून की नजर में सबकी बराबरी, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर अदालत के सामने पेश करने के अधिकारों को रोक दिया। जनवरी 1976 में अनुच्छेद 19 को भी निलंबित कर दिया गया। इसके जरिए अभिव्यक्ति की आजादी, प्रकाशन करने, संघ बनाने और सभा करने की आजादी को भी छीन लिया गया। सबसे बड़ी बात ये थी कि इमरजेंसी में एक बार जब आपातकाल घोषित हो गया, उसके बाद आपके पास किसी भी तरह का अधिकार नहीं था। जो फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं, व्यक्तिगत अधिकार जो आपके थे, मूलभूत अधिकार, वो आपके साथ सस्पेंड कर दिए गए। मतलब ये कि आपको पुलिस पकड़ के ले जाए, आपके पिताजी को पकड़ के ले जाए, जेल में बंद कर दे, रास्ते में गोली मार के फेंक दे, उनको भूखा प्यासा रखे, आप कोर्ट नहीं जा सकते थे। आपातकाल लगते ही अखबारों पर सेंसरशिप लगा दिया गया। अखबारों और समाचार एजेंसियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने नया कानून बनाया। सरकार ने चारों समाचार एजेंसियों पीटीआई, यूएनआई, हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती को खत्म कर एक नई समाचार एजेंसी बना दी। इसके साथ ही प्रेस के लिए आचार संहिता की घोषणा कर दी गई। कई संपादकों को सरकार विरोधी लिखने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे देश में जो हालात थे उसमें बीबीसी हम सब सुनते थे। हमारी पत्रकारिता की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ही लगा कि ये तो सत्ता की बातों को ही कहने के लिए वो विवश थे, क्योंकि उन पर सेंसरशिप लगा दी गई थी जो अप्रत्याशित थी। जो गांधी के देश में जो लोकतंत्र की बात करने वाले थे, जो डॉक्टर आम्बेडकर ने संविधान बनाया जो हमें एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था देता था, उसमें ऐसी चीजें होंगी, बिल्कुल अप्रत्याशित सदमे की तरह था। आपातकाल के दौरान अमृत नाहटा की फिल्म किस्सा कुर्सी को जब्त कर लिया गया। किशोर कुमार जैसे गायकों को काली सूची में डाल दिया गया और आंधी फिल्म पर पाबंदी लगा दी गई। आर्थिक मोर्चे पर भी आपातकाल का काफी नकारात्मक असर पड़ा। इस दौरान आर्थिक नीति में मनचाही परिवर्तन और श्रमिकों के बुनियादी अधिकारों को कम करने की कोशिश की गई। इस दौरान जहां कहीं भी मजदूर हड़ताल हुई, वहां उन्हें कुचलने की कोशिश की गई। आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों की रक्षा करने वाले वकीलों और जजों को ही नहीं बख्शा गया। आपातकाल के सबसे बुरे प्रभावों में से एक था परिवार नियोजन के लिए अध्यापकों और छोटे कर्मचारियों पर की गई सख्ती। लोगों का जबरदस्ती परिवार नियोजन किया गया। परिवार नियोजन और सुंदरीकरण के नाम पर आम लोगों का काफी उत्पीड़न हुआ। आपातकाल में अफसरशाही और पुलिस को जो अनियंत्रण अधिकार मिले थे, उनका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। हालांकि इस दौरान प्रचार किया गया कि इमरजेंसी के दौरान भ्रष्टाचार कम हुआ, लोगों में अनुशासन आया, समय पर काम होने लगे, लेकिन 2-3 महीने बाद ही हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो गए। इमरजेंसी ने आम लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। आपातकाल के विरोध में लोगों का गुस्सा फूटा। 1977 के आम चुनाव में जब जनता ने एकजुट होकर इंदिरा गांधी सरकार को हरा दिया और लोकतंत्र में अपनी आस्था का सबूत दे दिया। आपातकाल और इसको लागू करने को लेकर भारतीय संविधान में अलग से प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच आपातकाल की चर्चा की गई है। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करने का फैसला किया। आपातकाल में संविधान में शामिल आपातकालीन शक्तियों का बहुत अधिक दुरुपयोग किया गया।
आपातकाल लागू करने के बाद संविधान में ऐसे संशोधनों का दौर शुरू हो गया जिन्होंने भारतीय गणतंत्र की आत्मा को ही बदल कर रख दिया। आपातकाल को समय की जरूरत बताते हुए इंदिरा गांधी ने उस दौर में लगातार कई संविधान संशोधन किए। जुलाई 1975 में 38वें संविधान संशोधन के जरिए न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार छीन लिया गया। 2 महीने बाद ही किए गए 39वें संविधान संशोधन के जरिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर दिया गया। छोटी मोटी चीज़ें होती रहीं, लेकिन जो मोटी बात थी वो ये कि मिसेस गांधी ने अपने को, प्रेसिडेंट को और चीफ मिनिस्टर को संविधान से ऊपर कर दिया। तो वो कुछ भी, अच्छा मज़े की बात ये हुई इस संविधान में, संशोधन में ये भी कर दिया गया कि न केवल नॉर्मली जब संविधान लागू होता है तो उसके बाद से वो धाराएं लागू होंगी, नियम लागू होगा, उन्होंने ये करवा दिया कि पहले भी अगर कुछ क्रिमिनल और सिविल केसेस हैं तो वो भी सब निरस्त हो जाएंगे। 40वें और 41वें संशोधन के जरिए संविधान के कई प्रावधानों को बदलने के बाद 42वां संविधान संशोधन किया गया। 42वें संशोधन के जरिए एक प्रकार से पूरे संविधान का पुनरीक्षण किया गया और संविधान में बहुत से मूलभूत बदलाव किए गए। 42वें संशोधन के सबसे विवादास्पद प्रावधानों में से एक था मौलिक अधिकारों की तुलना में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को वरीयता देना। इस प्रावधान के कारण किसी भी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों तक से वंचित किया जा सकता था। इस संशोधन ने न्यायपालिका को पूरी तरह से बौना कर दिया था। विधायिका को अपार शक्तियां दे दी गई थी। अब केंद्र सरकार को ये भी शक्ति थी कि वो किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर कभी भी सैन्य या पुलिस बल भेज सकती थी। साथ ही राज्यों के कई अधिकारों को केंद्र के अधिकार क्षेत्र में डाल दिया गया था। 42वें संशोधन के जरिए ये प्रावधान किया गया कि संसद के लिए एक संविधान संशोधनों को किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लोकसभा का कार्यकाल भी 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। 39वें संविधान संशोधन से लेकर 42वें संविधान संशोधन तक बात हुई। सबसे ज़्यादा दुखद बात ये थी कि संविधान में 2-3 चीज़ जो डाली गई, संविधान प्रेसिडेंट चाहें तो जो भी धारा बदल सकते हैं, जो भी धारा करना चाहें कर सकते हैं, यानी अमेंडमेंट संशोधन संविधान में प्रेसिडेंट की आज्ञा से हो जाएगा, पार्लियामेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने की आवश्यकता महसूस की गई। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के जरिए आपातकालीन प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की गई। हालांकि इससे पहले ही 43वें संविधान संशोधन के जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को उनके अधिकार वापस दिलाए गए। इसके बाद संविधान का 44वां संशोधन हुआ। ये संशोधन 42वें संविधान संशोधन से जो क्षति संविधान को हुई थी उसे ठीक करने की कोशिश थी। 44वें संशोधन से 42वें संशोधन के जरिए संविधान में किए गए बदलावों को रद्द करते हुए संविधान को फिर से अपने मूल रूप में लाया गया। हालांकि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया। 44वें संशोधन ने संविधान में कई ऐसे बदलाव किए जिससे 1975 के आपातकाल जैसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो। पहले अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाने के लिए युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति जैसी परिस्थितियों का होना जरूरी था, लेकिन 44वें संशोधन में अनुच्छेद 352 में से आंतरिक अशांति शब्द हटा दिया गया और इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। अब इस प्रकार का आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या इस प्रकार की अशांति होने पर ही घोषित किया जा सकेगा। सिर्फ आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। वर्तमान में यही व्यवस्था लागू है। 42वें संशोधन के जरिए आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया था, लेकिन 44वें संशोधन से ये बंधन हटा लिया गया। अब आपातकाल लगाने के सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ये भी व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करेंगे, जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे।
आपात की घोषणा के 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से इसके लिए मंजूरी देना जरूरी बनाया गया। इसे लागू रखने के लिए हर 6 महीने के बाद संसद से मंजूरी आवश्यक होगी। लोकसभा के कार्यकाल को दोबारा 5 साल कर दिया गया। 1970 इलेक्शन के बाद 43वां 44वां संशोधन में सबसे बड़ा जो वापस किया गया अधिकार कि फंडामेंटल राइट्स कभी भी नहीं सस्पेंड किए जा सकते, चाहे जो हो जाए। दूसरी बात ये कि जो मिसेस गांधी ने अपने को, राजनीतिज्ञों को सत्ता से ऐसे कर लिया था कि इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल सकता, चाहे सिविल हो, चाहे क्रिमिनल हो, चाहे जो हो, वो ख़त्म कर दिया गया। संविधान में एक बार पुनः यह बात जो राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया था कि वो संशोधन करते थे, वो ख़त्म कर दिए गए। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसे संभाला गया। 38वें संविधान संशोधन के जरिए इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 123 में खंड 4 जोड़कर अध्यादेश के मामले में न्यायिक हस्तक्षेप को रोक दिया। हालांकि जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संशोधन के जरिए इस बदलाव को उलट दिया। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने 368 में भी बदलाव किया था ताकि संविधान में किए गए बदलाव की न्यायिक समीक्षा न की जा सके। आपातकाल के दौरान किए गए 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान की प्रस्तावना 53 अनुच्छेदों और 7वीं अनुसूची में बदलाव किया गया था। ये एक प्रकार से संविधान का पुनरीक्षण था। हालांकि जनता पार्टी सरकार ने 43वें और 44वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में जो बिगड़ा हुआ था उसे सुधारने की भरपूर कोशिश की। आपातकाल के 21 महीनों में इंदिरा गांधी बेहद ताकतवर सत्ताधीश बनी रही, लेकिन इसके खिलाफ उठी आवाजों ने जल्द ही भारतीय लोकतंत्र में अधिनायकवाद के सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज कर दिया। जानकार जनता की शासन व्यवस्था में अधिनायकवाद ही हार को आपातकाल का सबसे बड़ा सबक करार देते हैं। आपातकाल ने राजनीतिक तौर पर देश के सामने एक बड़ा सबक ये भी रखा कि आपातकाल के बाद ही देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। ये किसी एक दल की सरकार नहीं थी, बल्कि जनता के ही द्वारा समर्थित उस विपक्ष की सरकार थी जिसका दमन करने के लिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल को हथियार बनाया था। इमरजेंसी से पहले हुए चुनाव यानी 1971 में इंदिरा गांधी को भारी बहुमत मिला था। उनके साथ बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान को बुरी तरह परास्त कर भारत का सर ऊंचा करने की उपलब्धि थी। घरेलू स्तर पर गरीबी हटाओ जैसे नारों से उनकी लोकप्रियता भी 7वें आसमान पर थी। लेकिन 1974 आते आते सब कुछ बदल गया। नतीजा ये हुआ कि इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाकर अपनी सत्ता बचानी पड़ी। इस दौरान हुए जुल्मों से जनता का गुस्सा और भड़का और आखिरकार 1977 में इंदिरा गांधी बुरी तरह से हार गईं। राजनीतिक तौर पर यह दौर ये सबक भी देता है कि उपलब्धियों और लोकप्रियता के तमगे के बावजूद अगर जनता की उम्मीदों पर सत्ता खरी ना उतर पाए तो बड़े से बड़ा दांव भी उल्टा पड़ जाता है। आपातकाल के दौरान देश में क्रूर कानूनों के दम पर जनता के अधिकारों का दमन चलता रहा। मीसा और डिफेंस ऑफ इंडियन रूल यानी DIR के बहाने राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को जेल भेजने का अधिकार सत्ता को मिला। लेकिन 1977 में चुनाव के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो 43वें संशोधन के जरिए सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों को उनके अधिकार वापस दिलाए गए। इसके बाद संविधान का 44वां संशोधन हुआ जिसके जरिए संविधान फिर से अपनी मूल अवस्था में आ गया। कुल मिलाकर ये दौर ये सबक भी देता है कि निरंकुश सत्ता अपने अधिकारों के गलत इस्तेमाल से अगर संविधान की मूल भावना में बदलाव करती है तो जनता अपनी शक्ति से संविधान को भी संरक्षित करने का मादा रखती है। एक चीज़ आप जान लीजिए कि दोबारा कभी आपातकाल जैसी स्थिति न बने, उसका एक ही रास्ता है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपातकाल कैसे लगा, क्यों लगा और आपातकाल के समय लोगों को क्या भुगतना पड़ा। और एक सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, इस पर लिटरेचर छपना चाहिए बराबर,
जो बच्चों तक जा सके, स्टूडेंट्स तक जा सके। आपातकाल के इस दौर ने निष्पक्ष पत्रकारिता की भी खूब परीक्षा ली। आज के पत्रकारों के लिए भी आपातकाल किसी सबक से कम नहीं। ज्यादातर मीडिया संस्थानों के झुक जाने के बावजूद जनता की आवाज नहीं दब पाई और आज भी उन पत्रकारों और मीडिया समूहों को सम्मान के साथ याद किया जाता है जिन्होंने सत्ता के आगे घुटने टेकने की बजाय सत्ता से टकराने का साहस दिखाया। पत्रकारिता का स्वरूप हर दौर के लिए एक सबक के साथ ही मिसाल के तौर पर भी याद किया जाता रहेगा।